ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਈ ਅਪਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਖਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ। ਪਰ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੈंट आइल्स करता है तो फ़र्क रहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सर कि वो चाहे अपने नेड़े करे या चंडीगढ़ आए। इस तरह अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पूरे हरियाणा में और चंडीगढ़ में भी ऑफिस हैं। आने वाले टाइम में मैं पंजाब में भी खोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे हरियाणा वाले ऑफिस में अम्बाला कुरुक्षेत्र करनाल में बच्चे को नहीं जाना चाहिए या मेरे पास चंडीगढ़ ही आना चाहिए। देखना ये होता है कि स्टूडेंट्स को कि भाई बाहर जाना है तो आइल्स मैंडेटरी है, और एज यू नो कि आज की डेट में 3-3 महीने तो आइल्स की डेट ही नहीं मिलती। ठीक है, अगर एक बच्चे ने कनाडा जाना है, इंटेक 3 है, ठीक है, 3-3 महीने तो आइल्स की डेट ही नहीं मिलती। तो कितना इंटेक भी मिस हो जाता है, इतने इंटेक भी मिस हो जाता है। तो बच्चे को सिलेक्टेड होना चाहिए कि उसके पास एक अच्छा इंस्टीट्यूट और एक अच्छी फैकल्टीज हो। तो स्टूडेंट्स को बड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि उसको अपना टाइम पास के लिए वो ना जाए, वो देखे कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर है और उसकी फैकल्टीज कैसी है। फ्री डेमो ले, डेमो भी अगर डेमो पसंद आती है तो उसके बावजूद बच्चे को 1-2 दिन बच्चे को बैठ के देखना चाहिए कि रियली में जो मेरे को डेमो में दिखाया गया है वो मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर मैं वेस्टर्न ओवरसीज की बात करूं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बेस्ट हूं, बट मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। अभी अगर रिसेंटली की बात करें तो मुझे बेस्ट इन रीजन अवार्ड मिला है। मेरे पास चंडीगढ़ में फॉरेनर फैकल्टीज भी हैं। बेस्ट इन रीजन अवार्ड जो तो मिला किस वालों देता है? ये IDP ऑस्ट्रेलिया से मिला है मुझे, जिसमें मेरी मतलब परफॉर्मेंस को देखते हुए, मेरे स्कोर्स को देखते हुए, मेरी वॉल्यूम को देखते हुए, मेरी मतलब डेडिकेशन को देखते हुए मिला है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम अपनी बात करें तो वी आर द बेस्ट इन दिस रीजन। और फैकल्टी हमारे पास फॉरेनर है। और अगर बच्चा आता है तो हमारा मेन मोटिव सिर्फ पैसा नहीं है। हमारा मेन मोटिव है कि बच्चा जो डिजायर्ड स्कोर चाहता है, अगर उसको 7 चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए, उसी हिसाब से हम बच्चे की प्रिपरेशन कराते हैं। अगर देखा जाए कि जो छोटे शहरों में या बड़े शहर में भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अगर बच्चा जाए तो ही बच्चे को ये चीज़ें मिल सकती हैं। आज की डेट में इस पे भी धंधा हो रहा है, क्योंकि इंस्टेंट कैश मिलता है बच्चे फैकल्टीज़ को या स्टाफ को, ठीक है। तो और बच्चों को पढ़ाया जाता नहीं है। बच्चे भी ये सोचते हैं चलो छोड़ो ना, और बाद में बदलता है रिजल्ट नहीं आया तो 3 महीने 4 महीने उसके खराब हो जाते हैं। खराब होने के बाद फिर वो सोचता है अब मैं क्या करूँ। इन मीन टाइम गैप आ जाता है। कुछ पैसे या फीस जड़ी थोड़ी जी फीस पीछे भी कई बार बच्चा लालच करता है। सर अगर मैं बताऊं आपको तो ऐसे भी सेंटर्स, ऐसी भी फैकल्टीज हैं जिसको ये नहीं पता कि ब्रिटिश काउंसिल और IDP से जो टेस्ट होता है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ESOL एग्जामिनेशन जो इसका पैरामीटर्स जो सेट किए हैं चेक करने के, वो क्या क्या है। जैसे देखा जाए तो मतलब एक बच्चे ने आइल्स करनी है तो 4 रिसोर्सेज हैं जिसकी इक्वल वैल्यू है, जो कि फैकल्टीज को भी नहीं पता। हमारे पास जो फैकल्टीज कई बार आती हैं वो इंटरव्यूज देने के लिए, तो हम उनसे पूछते हैं, या कोई बच्चा हमारे पास आता है दूसरे इंस्टीट्यूट से तो उससे पूछते हैं कि भाई आपको क्या ये पैरामीटर्स बताए गए थे या नहीं बताए गए थे। अगर उन पैरामीटर्स की बात करूं तो ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी एक है जिसमें ग्रामर आती है, जिसको GRA बोलते हैं, उसकी 25% वैल्यू है। लैक्सिकल रिसोर्सेज जिसको बोला जाए तो 25% उसकी वैल्यू है। कोहेजन एंड कोहेरेंस, टास्क अचीवमेंट, ये 4 पैरामीटर्स है जिस पे एक बच्चे को 9 बैंड दिया जाता है। फिर अगर 7 बैंड एक बच्चे ने लेने हैं तो ये चारों किस टाइप के होने चाहिए। 8 बैंड लेने हैं तो उसको किस तरीके से प्रिपरेशन करानी चाहिए। बच्चे को 9 परफेक्ट अगर दिलाने हैं तो उसके लिए किस टाइप से दिया जाए। तो बच्चे की एबिलिटी भी कितना पहला चेक की जाती है, बच्चा कितने स्टैंड करता है। मतलब ये फैकल्टी चेक करती हैं, फैकल्टीज को ये चीजें पता होनी चाहिए। 9 बैंड के लिए किस टाइप की प्रिपरेशन
प्रिपरेशन करे, 8 बैंड के लिए किस टाइप की प्रिपरेशन करे, 7 बैंड के लिए किस टाइप की प्रिपरेशन करे। बट सबसे बड़ी समस्या है कि आज की डेट में फैकल्टीज भी वो आ जाती हैं जो स्टूडेंट होती हैं जिसके 6.5 बैंड आ गए वो फैकल्टी बन जाती हैं, या फिर जिसको थोड़ी सी इंग्लिश आ गई वो बन जाती हैं। तो ये समस्या है। स्टूडेंट एक गाँव से आता है, उसको लगता है कि ये तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा मतलब इंग्लिश बोल लेते हैं, इट मीन्स एक अच्छा पढ़ा भी सकता है। तो ये बड़ी समस्या आज की डेट में दोस्तों। प्लीज़ जो अपना इंस्टीट्यूट जो भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर रहे हो तो बड़ा देख कर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा कि पीछे स्कोर्स क्या आए हैं, यूट्यूब पे जाके उनका चेक करो, उसकी पुरानी जो स्टोरी है वो सारी चेक करो। अगर आप सैटिस्फाई हो तभी आपको एडमिशन लेना चाहिए। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ स्टूडेंट की उत्थे गलती से? अगर हकीकत बताऊं तो क्या होता है, जैसे मैंने आप भी बताया, पिछली अपनी बात मैंने ये बताई आपको कि फैकल्टीज को ही नहीं पता कि कौन सा पैरामीटर्स है जिसके अनुसार स्टूडेंट्स को स्कोर देना चाहिए। जैसे मैंने बोला GRA है, लेक्सिकल रिसोर्स है, कोहेजन एंड कोहेरेंस है, टास्क अचीवमेंट है। जब एक फैकल्टीज को नहीं पता होगा तो वो 7 बैंड दे देंगी, 8 बैंड दे देंगी। बाद में पता लग गया जब वो फाइनल पेपर में बैठता है उसके 4.5 और 5.5 बैंड आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फैकल्टीज को खुद नहीं पता जो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं कि किस पैरामीटर्स पे बच्चे को ये स्कोर देना चाहिए, इसलिए उनका स्कोर हाई आ जाता है। और उसके बाद जब वो वहां पे पहुंचता है, जब अपने फाइनल एग्जाम में पहुंचता है तो उसके 5.5 मतलब कितना कितने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। सर सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि मतलब वो सारी चीजें अगर 10 से जाएं तो बच्चे का स्कोर आ सकता है। उस हिसाब से अगर प्रिपरेशन की जाए तो ही स्कोर आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਇਲਸ ਦੇ ਸਕੋਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ स्टूडेंट ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਥੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 4-4 महीने 6-6 महीने मैंने देखा 2-2 साल स्टूडेंट्स आइल्स की तैयारी पे लगा रहता है। पूछा जाता है भैया तूने 12th की कब की? 2013 में। सर 13 से लेकर अभी तक क्या कर रहे हो? सर आइल्स कर रहा हूँ। क्यों भाई, क्या बात है? पंचवर्षीय योजना बना रखी है आपने, 3-3 साल 2-2 साल 2.5 साल आप आइल्स कर रहे हो। सर ऐसा हुआ पहली बार मैंने स्पोकन इंग्लिश किया तो मैंने कहा भाई स्पोकन इंग्लिश में क्यों किया? तूने आइल्स ही ज्वाइन कर लेता, आइल्स में भी तो ग्रामर आती है, हम अलग से ग्रामर भी कराते हैं। नहीं सर, मेरा उस कंसल्टेंट्स ने बोला या उस इंस्टीट्यूट ने बोला जी पहले आप स्पोकन में आओ, आपको स्पोकन कराएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। अच्छा फिर पहली बार कितना स्कोर आया? सर 4.5 आया। फिर मैंने सेंटर चेंज किया, वहां मेरा 5 आ गया। मतलब बच्चा इतना गुमराह हो रहा है, इसी चीज में लगा रहता है, घर वाले इधर वेट कर रहे हैं, समा भी बर्बाद हो रहा है तो पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं। गैप बढ़ रहा है स्टूडेंट का। एक बच्चा जब घर से निकलता है, एक बच्चा जब घर से निकलता है तो उनके पेरेंट्स को इतनी होप होती है, वो पड़ोसियों में, अपनी रिश्तेदारियों में, हर जगह ये बताना शुरू कर देते हैं कि बच्चा आइल्स के लिए निकला है, अब आइल्स कर लेगा, इसके बाद वो कनाडा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, न्यूजीलैंड जाएगा। लेकिन ये खराब कंसल्टेंट्स, ये खराब इंस्टीट्यूट्स या वो जो मतलब सिर्फ एंड सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स खुद अपने आप में मतलब क्या बोलते हैं रिसर्च करके नहीं आते। ये सारी की सारी चीज़ें जब मिक्सअप हो जाती है, बच्चा गुमराह होता है, पेरेंट्स के सपने टूटते हैं और उस पैसा अलग खराब होता है, और इसका 2-3 साल का गैप पड़ जाता है। और इस गैप के कारण ना बच्चा वो कनाडा जा सकता, ना वो ऑस्ट्रेलिया जा सकता और ना न्यूजीलैंड जा सकता, क्योंकि गैप आ गया। और एम्बेसी चाहती है कि गैप नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होनी चाहिए, या गैप है तो उसमें रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी नाम पर फिर फेक डॉक्यूमेंट लगते हैं तो बच्चे का वैसे वीजा रिजेक्ट। बिल्कुल। सो आइल्स तो बाद जे गल करिए ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? जी श्योर। देखिए पहली बात तो अभी जून के एंड में रूल चेंज हो रहे हैं, SSVF आ रहा है। अगर हम इससे पहले की बात करें SVP, स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसेसिंग, पहले क्या हो रहा था, एक दौर था जैसे ये जब स्टार्ट हुआ SVP तो बच्चों के जिनके गैप थे वो भी निकल गए। स्टार्ट तो इसलिए किया था कि जेन्युइन स्टूडेंट्स मिले, GT जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंस स्टूडेंट मिले, और कॉलेजों को अथॉरिटी ज़्यादा दे दी और यूनिवर्सिटीज़ को अथॉरिटी दे दी। उसको क्या नाम है अब्यूज़ किया गया उस सिस्टम को। बच्चे वहाँ पहुँच गए एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेके, एक अच्छे कॉलेज के नाम से वहाँ पहुँच गए, जिसकी फीस ठीक ठाक थी या ज़्यादा थी, वहाँ जाके बच्चा मिसगाइड हो गया। कुछ तो वहाँ कलाकार बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं पहले से, या फिर अपने स्टूडेंट्स इसको बर्डन को झेल नहीं पाए, उन्होंने कॉलेज चेंज कर लिया या फेल हो गए, ठीक है, और या फिर अंडरग्राउंड हो गए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एम्बेसी ने आज की डेट में यही देखा कि भाई हमें चाहिए जेन्युइन स्टूडेंट्स, हमें 50% वाले बच्चे नहीं चाहिए। तो एक रूल चेंज आया, जो सबसे बड़ा रूल चेंज ये होता है, स्टेट बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा तो पंजाब में ये समस्या आई है। तो उन्होंने देखा जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, स्टेट बोर्ड चाहे वो पंजाब का बोर्ड है, चाहे वो यूपी का बोर्ड है, चाहे वो हिमाचल का बोर्ड है, या चाहे हरियाणा का बोर्ड है, तो उनकी परसेंटेज थोड़ी सी उन्होंने
हाई कर दिया 65%, और मेजर 4 सब्जेक्ट्स के भी 65%। उन बच्चों को वीज़ाज मिल रहे हैं 5.5 बैंड पे। जो बच्चे सीबीएसई वाले हैं उनके 60% और आईसीएसई बोर्ड उनके 60%। उन बच्चों को आज की डेट में वीज़ा मिल रहे हैं, उनसे नीचे जो बच्चा है उनको वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जो चेंजिंग है दैट इज SSVF, सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क। उसमें तो और भी मज़ा आने वाला है। उसमें क्या होता है कि कॉलेज की कैटेगरी अलग दी जाएगी और कंट्रीज को कैटेगरी अलग दी जाएगी। पहले तो देखेंगे कॉलेजेस। अभी तो क्या है, एसवीपी के अंदर कुछ सिलेक्टेड कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। एसएसवीएफ के अंदर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज, सारे कॉलेजेस होंगे, A to Z अंडर वन रूफ होंगे एसएसवीएफ के अंदर। सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क बना रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि सिंपल होने वाला है। तो वो क्या करेंगे, पूरे के पूरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स है, इमिग्रेशन पहले उनके 12 महीने के पूरे जो भी वीजाज लगे हैं वो पूरा रिकॉर्ड उठाएंगे। कितने बच्चों के वीजाज लगे, कितनों ने कंटिन्यू एजुकेशन की, कितनों ने छोड़ दिया, कितने अंडरग्राउंड हो गए, उस हिसाब से उनको 3 कैटेगरी में वो पूरी एजुकेशन प्रोवाइडर्स को डिवाइड करेंगे। पहला नंबर 1 जिसमें जिनका सक्सेस रेट सब कुछ हाई रहेगा, उसको लिखेंगे वो लो इमिग्रेशन रिस्क। उसके बाद आएगा मीडियम इमिग्रेशन रिस्क, और थर्ड पे आएंगे हाई इमिग्रेशन रिस्क। मतलब कॉलेज के ग्रुप बना लेते हैं। कॉलेज 3 डिवाइड हो जाएंगे क्वालिटी के हिसाब से। पहले पिछले 12 महीने में जो बच्चे गए उस हिसाब से 3 कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਫੀਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਖਾਤਰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। श्योर। तो मतलब 3 कैटेगरी कॉलेजों की बनेगी, लो इमिग्रेशन, मीडियम और हाई इमिग्रेशन रिस्क। इसी हिसाब से वो कंट्री को भी उठा रहे हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से बच्चा जाता है, तकरीबन 180 कंट्री से वहां पे बच्चा जाता है पढ़ने के लिए। तो अब वो तीनों मतलब कंट्रीज की भी 3 रेटिंग देंगे, 1, 2, 3, कि भाई इस कंट्री से कितने बच्चों का वीजा लगा 12 महीने में, कितने बच्चों ने सक्सेसफुली मतलब वीजा लिया, कितनों ने फ्रॉड किया, कितनों के रिजेक्शन आए, ये सारी चीजें उस हिसाब से कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 कंट्री की भी बनेगी। तो मतलब लो इमिग्रेशन रिस्क, मीडियम इमिग्रेशन रिस्क और हाई इमिग्रेशन रिस्क रेटिंग। तो कहने का मतलब ये है जो 3 में आएगा, चांसेस है इंडिया के। मैं अभी कह नहीं रहा, मैं नहीं कह रहा, बट हमें चांसेस लग रहे हैं ऐसा होगा। अगर ऐसा होता है, जो थर्ड में आता है जो कंट्री, मतलब सपोज करो कोई भी आता है, जैसे इंडिया आ जाता है सपोज करो, तो अगर असेसमेंट लेवल 1 वाले कॉलेज में, अगर मान लो हम लो इमिग्रेशन रिस्क में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, तो हम असेसमेंट लेवल 1 की तरह काउंट होंगे। इसके अलावा जो कंट्री थर्ड में आएगा वो मीडियम इमिग्रेशन रिस्क और हाई इमिग्रेशन रिस्क रेटिंग में दिया जाएगा, तो उसके लिए हाई डॉक्यूमेंट एविडेंस दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी रूल चेंज होने वाले हैं, और उसके हिसाब से कॉलेजेस सारे आ जाएंगे, बट उनकी कैटेगराइज हो जाएगा। कंट्री को भी कैटेगराइज करेंगे और उस हिसाब से कॉलेजेस को भी कैटेगराइज करेंगे। और ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੈਨੂਇਨਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ? आने वाले टाइम पे जो प्रोबेबिलिटी है, जो लगता है, अगर हम मान लो 3 में आते हैं, अगर हम 2 में आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम किसी में भेज सकते हैं, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, जैसे एसवीपी चल रहा है ऐसे चलेगा। लेकिन अगर हम 3 में आ गए तो अगर हम असेसमेंट लेवल मतलब अगर हम कैटेगरी 1 में भेजते हैं कॉलेज में, तो हम जैसे अभी चल रहा है एसवीपी वैसे चलेगा। अगर हम 2 में और 3 में भेजेंगे तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन हाई हो जाएगा, एम्बेसीज में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, आइल्स का स्कोर बढ़ जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगी एकेडमिक में, और उस हिसाब से फंडिंग के भी डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाएंगे। बट ये अभी भविष्य है, ठीक है, अभी लेकिन चांसेस हैं कि ये होने वाला है। मतलब ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। डॉक्यूमेंटेशन हाई हो जाएंगे अगर हम 3 में आए तो। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚੇਂजेस ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से 60% मार्क्स हैं, तो आज ही अप्लाई करो, वेट क्यों कर रहे हो भाई? अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं और आपके 65% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई करो, अदरवाइज कंट्री चेंज कर लो। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। अरे नहीं, ऐसा ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ कुछ ਤੇ भी ਖੁੱਲ ਹੋ नहीं ਗਿਆ, है। ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ मेरे पास भी स्टूडेंट्स आए हैं और स्टूडेंट्स बड़े मिसगाइड हो रहे हैं इस चीज को लेके कि सिंपली SSVF आ रहा है, सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क। कंसल्टेंट को खुद ही नहीं पता इसका मतलब क्या है SSVF का, और उस हिसाब से क्या होता है, जिसकी प्रोफाइल वीक है, ठीक है, उसको पकड़ा जा रहा है। ठीक है भाई, तू वेट कर, 50,000 रुपये, लाख रुपया मुझे दे दे, सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क स्टार्ट होने वाला है, ठीक है जी, 6 महीने वेट कर ले, 6 महीने बाद तेरी फाइल लगाएंगे। तो उसको ये नहीं पता, वो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट खाएगा, कंसल्टेंट इधर उधर उस पैसे को लगा देगा, 6 महीने बाद अगर मोड़ भी दिया तो ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ, उसका तो करियर स्पॉइल हो गया सर ऐसे स्टूडेंट्स का, जो आज अगर एलिजिबल नहीं है 6 महीने बाद कैसे एलिजिबल हो जाएगा?
ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਐਸਪੀਪੀ ਨੋਨ ਐਸਪੀਪੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਐਸਪੀਪੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨੋਨ ਐਸਪੀਪੀ 'ਚ। ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਐਸਪੀਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਨੋਨ ਐਸਪੀਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੀ एक्सपीरियंस है? देखो जी, मैं इनटेक चल रहा है अभी तक 99% मेरा रिजल्ट है, सक्सेस रेट है कनाडा का। मैं खुद कनाडा कोर्स ग्रेजुएट हूँ। देखो 3 कैटेगरी है अगर आपने कनाडा जाना है। पहली कैटेगरी आती है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जाना है यूनिवर्सिटी की चेकलिस्ट के हिसाब से। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो एसपीपी है, स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर आज की डेट में 47 कॉलेजेस हैं। जो दोनों में एलिजिबल नहीं है वो नॉन एसपीपी, ठीक है। तो लेकिन नॉन एसपीपी जेनरिक जिसको बोलते हैं उसमें वीज़ा चांसेस लेस है, ठीक है। चाहे तो वीज़ा के चांसेस एसपीपी में है या यूनिवर्सिटीज़ में है। अभी पीछे की मैं मतलब तकरीबन 1 महीने 4 महीने पहले की बात बताता हूँ। एक पेरेंट्स मेरे पास आए, आइल्स में स्कोर 6 बैंड, परसेंटेज भी ठीक थी, लेकिन मैथ में उस गुड़िया के नंबर 48 थे। मैंने बताया कि सर आपकी बेटी का वीज़ा नहीं लगेगा, आप एक काम करिए इसको कंट्री चेंज करा लीजिए या इसका इम्प्रूवमेंट करा दो, आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स मेरे पास आया, मेरे पास से किसी और के पास गया, मैंने नो कर दिया, फिर किसी और के पास चला गया, वहाँ गया, उसने उसकी फाइल पढ़ ली। 3 महीने बाद फिर आ रहे मेरे पास रिजेक्शन लेके, सर आपने बोला था अगर हम आपकी बात मान ले तो वेल एंड गुड था, लेकिन मेरा अब रिजेक्शन आ गया, अब क्या करूं। मैंने कहा जी रिजेक्शन आ गया कोई बात नहीं, लेकिन आप पहले मान जाते तो अब तक आपकी बेटी कहीं ना कहीं बैठी होती, किसी ने अच्छी कंट्री में, और ऑस्ट्रेलिया चली जाती या न्यूजीलैंड चली जाती। फिर मेरे पास आए तो मैंने उसको समझाया, समझने के बाद फिर चले गए। अब पता लगा किसी और के पास फिर फंस गए हैं। तो कहने का मतलब है कुछ पेरेंट्स के, कुछ स्टूडेंट्स के पैर में तिल होते हैं, वो जेन्युइन गाइडेंस को जेन्युइन नहीं मानते, वो घूमते रहते हैं इधर उधर कि कोई मैं नो बोल रहा हूँ, कोई और नो बोल रहा है, तो कोई तीसरा तो हाँ बोले, जहाँ हाँ बोला वहाँ फंस जाते हैं। हाँ प्रदीप जी, ਇੱਥੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਕੌਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ABC ਕੋਲ ਜਾਣਾ फायदेमंद रहता है या नुकसानदेह? देखो पहली बात तो स्टूडेंट सुनना चाहता है जो उसको अच्छा लगता है, ठीक है। उसका एक टारगेट हो गया, वो रोज सपने में मतलब जहाज में बैठ के सोता मैंने कनाडा ही उतरना है। लेकिन अगर उसकी प्रोफाइल ठीक नहीं है, अगर मेजोरिटी ऑफ कंसल्टेंट्स ने नो बोला है तो उसको मेजोरिटी के साथ जाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि रिस्क लेने को तैयार हैं लोग, ठीक है। एक बार रिस्क ले लेंगे, पैसे खराब कर लेंगे, कनाडा वीज़ा नहीं लगा तो ये लगा लो जी उसका 70-80 हज़ार रुपये तो खराब हो जाता है, फिर वो टूट जाते हैं। लेकिन वो पहले ही अगर ये रिसर्च कर लें, पहले ही सच्चाई को मान लें कि भाई तेरा कनाडा का या तेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं लग रहा, और एक कंसल्टेंट जेन्युइनिटी के साथ तुझे बता रहा है, तो कम से कम तुझे मान लेना चाहिए। और कम से कम, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पैरामीटर तेरे फिट नहीं बैठ रहे। अगर दूसरी बात, स्टूडेंट्स को खुद भी रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च क्या, जैसे अगर कनाडा की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आज की ट्रेंड में क्या चल रहा है, इमिग्रेशन की साइट्स पे जाके देख सकता है, यूनिवर्सिटीज कॉलेज की साइट्स पे जाके देख सकता है कि उसको इंडिविजुअल स्कोर कितना चाहिए, आईएलटीएस में कितना स्कोर चाहिए, किस टाइप की उसको फंडिंग चाहिए, या फिर उसको किस टाइप के मतलब क्या नाम है आईएलटीएस में स्कोर चाहिए। अगर उसकी इंडिविजुअल स्कोर्स की बात करें, मतलब हर तरह की जानकारी मिल सकती है इंटरनेट पर, हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक चीज। आज की डेट में स्टूडेंट वीजा तो इतना ट्रांसपेरेंट है कि जैसे आर पार शीशे में दिखाई देता है ना, इतना ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन स्टूडेंट्स नहीं सुनना चाहते, उनको लगता है कि चलो किसी ने तो हाँ किया, चलो यहाँ फंस जाते हैं, परेशान होते हैं, वीज़ा रिजेक्ट करा लेते हैं, फिर वो दौड़ के आते हैं, फिर भी नहीं मानते। इस तरह के स्टूडेंट भी मैं देखे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਦਿਓ ਸਰ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। स्टूडेंट चाहता है साम दंड भेद सब कुछ लगा के कुछ ना कुछ करके जुगाड़ लगा के हो जाए, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा अगेन जेन्युइनिटी पे चलता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, आपकी परसेंटेज ठीक है, आपका ओवरऑल परसेंटेज ठीक है, सारी चीज़ें, तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। तो उसमें चांसेस हाई हो जाते हैं। मैं 100% उसमें भी नहीं बोलूँगा, लेकिन उसमें चांसेस हाई हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे की प्रोफाइल ही वीक है और वो फिर भी ये चाहता है कि मैं मतलब प्राइम मिनिस्टर ही बनूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई चल ठीक है, मेरी इस कंट्री की नहीं तो दूसरी कंट्री में मैं लगा लूं। लेकिन दूसरी कंट्री बोलते हैं तो उसको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं इसमें कोई अलग से इंटरेस्ट होगा। तो कल ने जब वो अपना टाइम वेस्ट कर लेता है, फिर वो दूसरी कंट्री के लिए भी एलिजिबल नहीं रहता है, क्योंकि मीन टाइम जैसे गैप आ जाता है, या फिर क्या नाम है उसको फॉर डॉक्यूमेंट के कारण कोई ना कोई स्टैंप लग जाती है, या फिर क्या नाम है इन मीन टाइम वो अपना प्रोग्राम ही चेंज कर देता है कि सारी दुनिया
चोर है, सब कबूतरबाज हैं, ये चीज़ सोच के खुद नहीं देखता कि भाई हाँ मैंने अगर रिसर्च कर लिए होते या मेरी प्रोफाइल अच्छी होती या जिस कंसल्टेंट्स ने यस बोला था कि भाई तेरा नहीं होगा, तू डिमोरलाइज किया था कि तू इस कंट्री में नहीं है, इस कंट्री में चला जा, तो ये चीज़ें करता तो एक्सेप्ट करता तो शायद कुछ हो जाता। ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਜਾਂ ਗੈਪ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ स्टडी ਲਈ जाना चाहिए? देखो जी 3-4 कंट्रीज हैं जो चलते हैं, मैं तो स्टूडेंट्स को पहले उन्हीं के लिए मोटिवेट करता हूँ। कनाडा बहुत अच्छा कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा कंट्री है, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा कंट्री है, यूएसए अच्छा कंट्री है, आपका यूके कंट्री अच्छा है। अगर इनमें भी अगर बच्चा नहीं जा पाता तो गैप बहुत है तो वो यूरोप की तरफ देख सकता है। जैसे आज की डेट में पुर्तगाल चल रहा है, पुर्तगाल हम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को यहाँ पे 3 महीने पुराने फंड्स दिखाने होते हैं, थोड़ा सा इंटरव्यू भी है। पोलैंड चल रहा है, ठीक है, बच्चा विदाउट आइल जा सकता है, गैप है थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है। अगर यहाँ भी नहीं है तो फिर आपका साइप्रस है, साइप्रस बच्चा जा सकता है। साइप्रस आज की डेट में यूरोपियन यूनियन में, कल वो सेनेगन हो सकता है, तो वहाँ तो 10-10 साल का गैप भी चल जाता है। इंटरनेशनल एक्सपोजर ले आगे जाना चाहे तो आगे भी निकल सकता है, या फिर सिंगापुर है वहाँ भी जा सकता है। कहने का मतलब है जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए नहीं जा सकता तो उसको सिंगापुर और ਸਾਈਪਰਸ ਦੇਖ ਲੈਣਾ चाहिए। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ नहीं, उस बारे तुसी की कहो? देखो जी मैं तो पीआर किसी को नहीं बोल के चलता कि भाई आप पढ़ने जा रहे हो, पढ़ो, आप पढ़ोगे तभी कुछ होगा। आज की डेट में यूरोप में बहुत अच्छे लेवल पे बच्चे सेटल हैं, ठीक है। पहले पोलैंड की बात करें, पोलैंड जब यूरोप में नहीं था तब बच्चे बहुत निकले, आज वो वहाँ पे बहुत अच्छे सेटल हैं, वो यूरोप में कहीं ना कहीं पे बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद कोई एम्प्लॉयर मिला तो आप जॉब भी कर रहे हैं। ऐसे ही आज की डेट में साइप्रस की सिचुएशन है। साइप्रस आज यूरोपियन यूनियन में, कल वो सेनेगन होगा, जब सेनेगन होगा तो सारे कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि साइप्रस कोई बुरा कंट्री नहीं है, बशर्ते कि बच्चा पढ़े। जो बच्चा पढ़ेगा वो इंडिया में भी अच्छा सेटल हो सकता है, वो सिंगापुर में भी सेटल हो सकता है, वो साइप्रस में भी सेटल हो सकता है, यूरोप के किसी कंट्री में जा रहा है वहाँ भी सेटल हो सकता है, यूके, यूएसए, कनाडा तो है ही है 4 चांद लगाने के लिए। सो प्रदीप जी जाते जाते कोई खास मैसेज या कोई खास सवाल जो मैं नहीं पूछ सका? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपके पास आपका करियर है, आपके पास आपका करियर है, वो आपने ही बनाना है। यू आर द आर्किटेक्चर ऑफ योर लाइफ, आप अपने भविष्य के निर्माता हैं। एक अच्छा कंसल्टेंट, एक अच्छा आईएलटीएस इंस्टीट्यूट, एक जेन्युइन कंसल्टेंट ही आपका करियर बना सकता है। तो प्लीज़ अपने करियर के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके साथ में। अगर आप बाहर पढ़ने जाएंगे, एक अच्छे कंट्री में पहुँच तभी पाओगे जब आपके पास एक जेन्युइन कंसल्टेंट है। तो चूज़ करने से पहले कई बार सोचिए और ये देखिए कि कौन सा कंसल्टेंट जेन्युइन है। कहीं वो पैसे की डिमांड तो नहीं कर रहा है। जहाँ पैसे की डिमांड होगी इट मीन्स कहीं ना कहीं पैसा जहाँ इन्वॉल्व होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।